2007 की ऐतिहासिक जीत के बाद मायावती केवल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बन चुकी थी। कांशीराम अब सक्रिय नहीं थे और पार्टी की पूरी बागडोर मायावती के हाथों में थी। इस जीत के बाद मीडिया का रुख भी बदला। जो मीडिया कभी मायावती को नजरअंदाज करता था, वही अब उनके सामने नतमस्तक दिखाई देने लगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि देश को पहली दलित प्रधानमंत्री मिलने वाली है। खुद मायावती भी इस संभावना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। उन्हें लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री बनने का समय आ चुका है और उन्होंने अपने इरादे जाहिर करने में संकोच नहीं किया। 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील ने देश की राजनीति को झकझोर दिया। वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरने की आशंका पैदा हो गई। मायावती ने इस मौके को ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा। 14 जुलाई 2008 को अचानक मायावती ने न्यूक्लियर डील का विरोध करने का ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि अगर यूपीए सरकार गिरती है तो थर्ड फ्रंट की सरकार बन सकती है और उस स्थिति में प्रधानमंत्री पद पर उनका दावा सबसे मजबूत होगा। दिल्ली की सत्ता समीकरण तेजी से बदले, विपक्ष में उत्साह आ गया और मायावती एंटी न्यूक्लियर आंदोलन की प्रमुख नेता के रूप में उभरने लगी। हरियाणा के कांग्रेस सांसद कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता भी उनके साथ आ गए। ऐसा लगने लगा कि देश एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। कांग्रेस ने आखिरी समय पर संख्या बल जुटा लिया और सरकार बच गई। मायावती प्रधानमंत्री बनने के सबसे करीब पहुंच कर भी लक्ष्य से दूर रह गई। इस असफलता के बाद मायावती की राजनीति में एक नया मोड़ आया। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में सत्ता का मोह भी बढ़ने लगा। लखनऊ में अपनी ही प्रतिमाएं बनवाने का आदेश दे दिया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। विकिलीक्स के खुलासों ने आग में घी डाल दिया। अमेरिकी दूतावास की रिपोर्ट में मायावती को तानाशाही प्रवृत्ति वाला नेता बना बताया गया। उनके रहन सहन, निजी विमान, जहर दिए जाने के डर और खाने की टेस्टिंग जैसी खबरें मीडिया में फैलने लगी। मायावती ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि उनके विरोधी उन्हें मानसिक रूप से स्थिर साबित करना चाहते हैं। लेकिन इन खबरों में उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। 2009 के लोकसभा चुनाव को मायावती ने प्रधानमंत्री बनने का अंतिम मौका माना। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट और क्षेत्रीय दलों के अस्थायी समर्थक को अस्थायी मानने की गलती कर दी। सतीश मिश्रा के साथ मिलकर गणित बैठाया गया। अगर उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल जाएं तो दिल्ली की सत्ता दूर नहीं। इसी लक्ष्य के कारण मायावती उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था से धीरे-धीरे कटती चली गई। टिकट वितरण में हिस्ट्री सीटरों को जगह मिली। लॉ एंड ऑर्डर की सख्त छवि को झटका लगा और इसका असर सीधे चुनाव नतीजों में भी दिखा। बीएसपी उत्तर प्रदेश में केवल 21 सीटों पर सिमट गई। देश में पार्टी लगभग अप्रासंगिक हो गई और प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। हार के बाद मायावती को एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा सहारा दलित समाज है। उन्होंने ब्राह्मण अधिकारियों की लॉबी को कमजोर किया, सतीश मिश्रा को पार्टी से दूर किया और प्रशासनिक बदलाव किए। दलित योजनाओं को तेजी से लागू किए गए। 2010 के अंत तक दलित वोट बैंक एक बार फिर मायावती के साथ खड़ा दिखने लगा। लेकिन इस दौरान एनएचआरएम घोटाले जैसे बड़े आरोप सामने आए। भले ही प्रत्यक्ष रूप से मायावती दोषी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री होने के कारण जिम्मेदारी उन्हीं पर आई। 2012 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य विभाजन का दांव चला, लेकिन यहाँ काम नहीं आया। समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट आई और मायावती की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वापसी की। बीएसपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली, जबकि वोट शेयर के बावजूद पार्टी संसद में से बाहर रह गई। कांसीराम की आंदोलनकारी राजनीति से निकली बीएसपी धीरे-धीरे एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी बन गई, जहां दूसरी पंक्ति का नेतृत्व लगभग खत्म हो गया। मायावती का जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क टूटता चला गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना जो कभी बहुत करीब दिखता था, वही सपना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी बन गया। समय के साथ बसपा का विस्तार जिन राज्यों में हो रहा था, वहीं उसका सिकुड़ना भी शुरू हो चुका था। दूसरे राज्यों में पार्टी लगभग खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी की सेकेंड लाइन लीडरशिप धीरे-धीरे कमजोर पड़ती गई। पुराने नेताओं को पार्टी से निकालना
गठबंधन राजनीति में लगातार असफल होना और संगठन का अत्यधिक केंद्रीकरण, ये सभी कारण मिलकर बसपा को अंदर से खोखला करने लगे। के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीधा असर दिखाई दिया। बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2012 के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत गिर गया और पार्टी केवल 19 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 300 से अधिक सीटें हासिल की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यह केवल भाजपा की जीत नहीं थी, बल्कि बसपा के दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ ट्रांसफर होने का संकेत भी था। भाजपा उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। भाजपा को रोकने के लिए मायावती ने वह कदम उठाया जो उन्होंने गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी नहीं उठाया था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन 2019 लोकसभा चुनाव में बुआ भतीजे की जोड़ी मैदान में उतरी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा और मायावती की बसपा ने मिलकर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश की। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। बसपा को 10 सीटें मिली और वोट प्रतिशत लगभग 19% रहा। यह प्रदर्शन 2014 से बेहतर था, लेकिन यह भी कहा गया कि इसमें सपा के वोटों का बड़ा योगदान था। गठबंधन से सपा को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसके बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि सपा के वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं हुए। यहाँ से मायावती और बीएसपी की राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है जिसे समझना आसान नहीं है। मायावती, जो कभी आक्रामक राजनीति और निर्णायक नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, अब पहले जैसी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ती नहीं दिखी। 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा लगभग अदृश्य रही। पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली और वोट प्रतिशत गिरकर 12 दशमलव गया। 1993 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि बीएसपी का कोर जाटा वोट बैंक भी कमजोर पड़ता दिखाई दिया। 2017 में जहां जाटा वोटों का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ था, वहीं 2022 तक इनमें भी बड़ा विभाजन हो चुका था। गैर जाटा दलितों का बड़ा हिस्सा पहले ही बसपा से दूर जा चुका था। बीजेपी ने अपनी सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दलित समाज के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया, जबकि भाजपा विरोधी वोट समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। नतीजा यह हुआ कि बीएसपी का कोर वोट बैंक दोनों तरफ से कटता चला गया। इस दौर में मायावती को लेकर एक नया नैरेटिव मजबूती से उभरा कि वह भाजपा की बी टीम बन चुकी हैं। भाजपा के खिलाफ तीखे बयान न देना, विपक्ष पर ज्यादा हमलावर रहना, चुनाव के दौरान उम्मीदवार बदलना और मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर लिए गए फैसले, इन सबसे इस धारणा को और मजबूत किया। मायावती इस नैरेटिव को प्रभावी ढंग से तोड़ नहीं पाई। 2024 के बाद लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखा। बसपा को उत्तर प्रदेश और देश में एक भी सीट नहीं मिली। राज्य में पार्टी का वोट प्रतिशत गिरकर करीब 9% रह गया। बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई नई पीढ़ी का नेतृत्व। पार्टी से कई पुराने नेता अलग हो चुके थे। ओबीसी और गैर जाटव दलित नेतृत्व लगभग खत्म हो गया। मायावती पर आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी को एक आंदोलन से बदलकर व्यक्तिगत नियंत्रण वाली पार्टी बना दिया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना और फिर उनसे दूरी बनाना भी कार्यकर्ताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करता रहा। जिस मायावती को सड़क की राजनीति, भाषणों और संघर्ष के लिए जाना जाता था, वही मायावती अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर में अपेक्षाकृत खामोश दिखने लगी। उम्र, कानूनी दबाव, बदला हुआ राजनीतिक माहौल, इन सब ने मिलकर उनकी सक्रियता को सीमित कर दिया। इसके बावजूद मायावती की पहचान एक ऐसी नेता के रूप में बनी रहेगी जिसने दलित समाज को सत्ता का स्वाद चखाया, जिसने मजबूत प्रशासन दिया, जिसने विरोध के बीच सत्ता संभाली और जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस नेता ने गिरकर बार-बार उठना सिखाया, वही नेता अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। की कहानी आज भी अधूरी है। यह अंत है या फिर एक और वापसी की तैयारी, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो में देखें एक नई अनसुनी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाएं। जय हिंद।